हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, जिसको हम कहते हैं आंकड़ा विश्लेषण। और आंकड़ा विश्लेषण से बात करें तो पेट के एग्जामों में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम कह सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, पहले नंबर पे हमको पढ़ना है पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तारेख। यानी पहला पढ़ना है पाई चार्ट, वृत्तारेख। देखिए, पाई चार्ट जैसे यहाँ पे एक वृत्त बना होता है और वृत्त में यहाँ दिखाया जाता है विभिन्न मतों पे या तो खर्च दिखाया जाता है या फिर किसी आय या व्यय को दिखा दिया जाता है। देखिए, ऐसे बना होता है। जैसे मान लीजिए खर्च की बात करें तो यहाँ लिखा रहता है कपड़ा पे किसी व्यक्ति ने खर्च किया, फिर भोजन पे खर्च किया, मान लीजिए मकान के किराया पे खर्च किया, यहाँ पे बचत किया, और यहाँ मान लीजिए उसने अन्य वस्तुओं पे खर्च किया। तो देखिए, ऐसे खर्च को दिखाया जाता है और यहाँ जो मान दिखाया जाता है या तो कभी कभी मान या डिग्री में दिखाया जाता है या कभी मान प्रतिशत में दिखाया जाता है ना, ऐसे ही होता है। यानी इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। फिर दूसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ की अगर हम बात करें तो जिसको हम बोलते क्या हैं, तो हम कह सकते हैं रेखा चित्र। देखिए, जहां तक रेखा चित्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे होता क्या है, यहां देखिए ऐसे दिखाया जाता है। यहां पे मान लीजिए किसी कंपनी का उत्पाद दिखा दिया जाता है या फिर किसी कंपनी का जो है यहाँ पे लाभ या हानि दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे वर्ष दिया रहता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे वर्ष दिया रहेगा, मान लीजिए 2000 वर्ष है, 2001 है, 2002 है, 2003 है, ऐसे वर्ष दिखाए जाते हैं ना। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ष होता है और वर्ष के आधार पर अब देखिए दिखाया जाता है। जैसे यहाँ 0, यहाँ 10, 20, 30, जैसे उत्पादन दिखा दिया जाए तो मान लीजिए करोड़ में दिखाया जाता है। और 2000 में किसी कंपनी का उत्पादन इतना रहा सन 2000 में, फिर 2001 में यही उत्पादन क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ के यहाँ चला गया। फिर 2002 में हो सकता है उत्पादन घटा हो, फिर ऐसे बढ़ा हो। ऐसे जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं या रेखा चित्र बोलते हैं ना। देखिए, फिर तीसरा हमें जो पढ़ना है वह क्या है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दंड आरेख। अब देखिए, दंड आरेख यानी कि इसमें क्या दिखाया जाता है, किसी कंपनी का आय और व्यय दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब उसका किस वर्ष में आय और व्यय क्या रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे दिखा दिया जाता है। मान लीजिए यह आय है, यह व्यय है। फिर अगले वर्ष उसी कंपनी का यहाँ पे आय है, फिर ऐसे व्यय है। इन चीज़ों को दिखाया जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, तो बार ग्राफ या दंड आरेख कहते हैं। फिर एक है चौथा जो हमें पढ़ना है वह है टेबल चार्ट, टेबल ग्राफ। फिर जो चौथे नंबर पे पढ़ना है वह है टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ का अर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं सारणी आरेख ना। अब देखिए, सारणी आरेख की बात करें तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, कोई सारणी दे दी जाती है और सारणी दे दी जाती है तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ वर्ष दे दिए जाते हैं और यहाँ कोई कंपनियां दे दी जाती हैं और कंपनियों के आधार पे जैसे A, B, C, मान लीजिए 3 कंपनियां हैं,
किस वर्ष में कितना उत्पादन किसी वस्तु का हुआ, चाहे वह कभी कार को दिखा दिया जाता है, कभी स्कूटर को, कभी कोई भी वस्तुओं को दिखा के, या कोई शहर दे दिया जाता है, उसमें जनसंख्या में कैसे वृद्धि हुई, क्या हुआ, इन चीज़ों को दिखाया जाता है और इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। देखिए हमको मात्र 4 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है, जिसमें पाई चार्ट, वृत्तारेख, लाइन ग्राफ, रेखा चित्र, बार ग्राफ, दंड आरेख और टेबल ग्राफ, सारणी आरेख। बस इन्हीं 4 पॉइंटों को पढ़ना है और 4 पॉइंटों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन पॉइंटों को पढ़ने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखिए, अगर इन्हें पढ़ना है तो सबसे पहले जो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, पहली बात उस पर हम करेंगे। देखिए DI पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता है, तो पहले नंबर पे हम कह सकते हैं भैया कि हमें परसेंटेज की आवश्यकता है ना। सबसे पहले हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत, और बहुत कठिन नहीं होता, आसान होता है प्रतिशत को पढ़ना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर प्रतिशत पढ़ना है तो देखिए प्रतिशत में हमें क्या करना है, जैसे किसी संख्या मान लीजिए x है, उसको जब परसेंटेज में बदला जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है ना, 100 से गुणा किया जाता है तो x परसेंटेज में बदल जाता है। फिर इसी को परसेंटेज को संख्या में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं ना। यही क्रिया चलती रहती है, यानी किसी संख्या को जब परसेंटेज में बदलना है तो गुणा करना है, अगर इसी परसेंटेज को जब संख्या में बदलना होता है तो 100 से भाग करना होता है। ठीक है। दूसरा जो नंबर है वह हमको पढ़ना है, जिसका नाम है रेशियो। रेशियो पढ़ना है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, तो अनुपात। अगर हम अनुपात की बात करें तो आपने अनुपात को पढ़ा भी होगा। देखिए अनुपात हम कहते हैं भिन्न के सरलतम रूप को भिन्न का सरलतम रूप या भिन्न के सरलतम रूप को हम अनुपात कहते हैं, यानी भिन्न के सरलतम रूप को क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में, किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या, छात्र और छात्राओं की संख्या जो है, मान लीजिए हो सकता है कि छात्रों की संख्या जो है 40 है और छात्राओं की संख्या 60 है। अगर आपसे कहे कि इसे अनुपात के रूप में, तो 40 संबंधी 60 का अनुपात बना, लेकिन कह रहा है कि भिन्न के सरलतम रूप को अब सरल इसे बना दिया जाना। देखिए 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, अर्थात छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना है, 2 संबंधी 3 में है। ऐसे हम दिखा लेते हैं ना। फिर जो तीसरा नंबर हमको पढ़ना है वह क्या है, देखिए पहला तो परसेंटेज पढ़ना है, दूसरा रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, फिर एवरेज औसत, फिर क्या पढ़ना है, एवरेज यानी औसत। और आप औसत जानते ही हैं कि योग बटे क्या होता है, n, यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हों सभी का योगफल ज्ञात करके पूरी संख्या से भाग कर देते हैं तो औसत निकल जाता है ना। जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। और जो चौथे नंबर पे हमको पढ़ना है वह कभी कभी आपसे पूछ देता है रेंज, कभी कभी पूछ देता है ना। देखिए रेंज यानी जिसको हम बोलते हैं परिसर, और आप जानते ही हैं परिसर का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी में से हम सबसे छोटा को घटा देते हैं ना,
सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देते हैं तो इससे क्या मिलता है, परिसर मिल जाता है, यानी रेंज मिल जाता है। तो देखिए हमें बस इन्हीं चार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला क्या, परसेंटेज यानी प्रतिशत, दूसरा रेशियो अनुपात, तीसरा एवरेज औसत, और चौथा रेंज यानी परिसर। तो अगर हम डीआई पढ़ना चाहते हैं तो हमें इन चार का ज्ञान होना चाहिए, परसेंटेज का, रेशियो का, एवरेज का और रेंज का। अगर इतना हमें ज्ञान है, और वो भी बहुत कठिन नहीं, साधारण सा ज्ञान अगर है तो निश्चित तौर पे हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे पाई चार्ट का। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाई चार्ट। अब देखिए हम पाई चार्ट की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तारेख ना। अगर हम वृत्तारेख की बात करें तो देखिए जैसे वृत्तारेख यानी यह दिया रहता है और इसमें जो आंकड़े दिए रहते हैं ऐसे दिया जाएगा, तो कभी कभी ये आंकड़े जो होते हैं, या तो कभी कभी आंकड़े क्या दिए रहते हैं, परसेंटेज में दिए रहते हैं ना, प्रतिशत में, और कभी कभी यही आंकड़े जो हैं डिग्री में दिए रहते हैं। तो देखिए एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है, तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री होती है ना। तो देखिए जब भी डिग्री में आएगा तो जितना होगा सभी का योगफल 360 डिग्री ही होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, यह फिक्स है। और प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत जानते ही हैं कि अगर पूरे का योगफल करिएगा या पूरे प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा तो हमेशा 100% में ही दिखाया जाएगा। सही है। देखिए जितना प्रतिशत में आए तो पूरा मान जो होगा वह 100% होगा, अगर डिग्री में मान आए तो 360 डिग्री होगा। इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ जो पाई चार्ट से पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, भोजन पर कोई परिवार क्या कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है ना, और अन्य वस्तुओं पर जैसे देखिए किराया पर कितना खर्च कर रहा है, 25%, कितने का बचत कर रहा है, 18%, परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, 12%, कपड़े पे 5%, और फुटकर यानी फुटकर या अन्य वस्तुओं पर जो खर्च कर रहा है वह 10%। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हम उनका प्रश्नों का उत्तर देना है ना, यानी जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। आइए देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 इसमें पूछा गया वह कहा गया, यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। यानी यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। देखिए ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन ए है 15,000 रुपये, ऑप्शन जो बी है 16,000 रुपये, ऑप्शन जो सी है 17,000 रुपये, और जो ऑप्शन डी है 18,000 रुपये। चलिए देखिए कौन सा, देखिए कह रहा यदि भोजन पर कुल 4800 रुपये ना, 4,800 रुपये का व्यय होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। अब एक बताइए आप, जैसे हुआ क्या, यह पूरा परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे चूंकि हर एक मान परसेंटेज में दिया है अर्थात यह 100% होगा ना। सही है।
तो देखिए 30% बराबर कितना दिया, 4800 रुपए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान है, यानी कि हम कह सकते हैं 30% बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं 4800 रुपए। कन्फर्म है, क्योंकि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 4800 रुपए। तो 1% बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं 4800 बटे 30। अब हमको कितना निकालना है, देखिए 100% का मान निकालना है, कुल कितना वह खर्च करता है ना। तो देखिए 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4800 बटे 30 गुणे कितना, तो 100, क्योंकि 100% का मान निकालना है ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 16 तियाँ 48 यानी 160 बार में कटा ना। देखिए 16 तियाँ 48 0 था, 160 बार, 160 का गुणा जब आप 100 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16000। अर्थात हम कह सकते हैं वह सभी मदों पर, यानी उसका जो पूरा है, जो उसका आय है वह कितना है, 16000 है ना। या कुल कितना व्यय करता है, तो हम कर सकते हैं 16000 व्यय करेगा, क्योंकि भोजन पे 30% व्यय कर रहा है और 30% का मान कितना है, 4800। तो 1% का मान 4800 बटे 3 हो जाएगा। तो 100% का मान 4800 बटे 3, यानी 1% का भी मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 160 आएगा। 1% का मान 160 आ गया, तो 100% का मान 160 गुणे 100 ना। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए 1% का मान कितना आ गया, 160। तो 100% का मान कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 160 गुणे 100 बराबर कितना, 16000। अर्थात वह टोटल 16000 का क्या करता है, व्यय करता है, या 16000 कमाता है, क्योंकि इसमें बचत उच्चत सब है, किराया सब है, तो अर्थात वह 16000 रुपये कमाता है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितने रुपए है। परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितने रुपए है। कह रहा है परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितने रुपए है। तो देखिए एक पॉइंट यहां पे, देखिए हमेशा एक पॉइंट कॉमन रखिए। 1% बराबर कितना आया था, 160 आया था ना। 1% बराबर 160 रुपया, कन्फर्म है। तो अब देखिए परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है, 12%, और कपड़े पर, यानी परिवहन प्लस कपड़े। देखिए ऑप्शन जो है वह है 2720 रुपये, ऑप्शन ए है 2720 रुपये। ऑप्शन जो बी दिया गया 2730 रुपये, सी 2740 रुपये और डी 2750 रुपये। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए परिवहन प्लस कपड़े पर कितना खर्च करता है, तो आप कह सकते हैं परिवहन पर 12% और कपड़े पे 5% ना, अर्थात कुल 17% खर्च करता है। तो 1% का मान 160 रुपये है, तो 17% का मान कितना होगा आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर 1% का मान 160 रुपये है, तो 17% बराबर 160 गुणे कितना हो जाएगा, 17। कर लीजिए 17 0 0, 17 छक्का कितना होगा, 17 छक्का 7 छक 42, यानी 102 को 2 हासिल लगा 10, 17 एकम 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2720 रुपये होगा ना। अर्थात वह कपड़े और परिवहन पर मिलाकर कितने रुपए खर्च करता है, 2720 रुपये। देखिए बहुत आसान से, कुछ नहीं करना। जैसे भोजन पे 30% खर्च कर रहा है, तो उसका दाम दिया था 4800 रुपये। तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे, 30% का मान 4800 रुपये था, यही ना। 30% बराबर कितना था, 4800 रुपये।
तो 1% का मान कितना होगा? 4800 बटे कितना 30, अर्थात कितना होगा 16 3 48, 16 बार में कटेगा, 0 हो गया 160, अर्थात 1% का मान 160 है। तो 17% का मान कितना होगा? 160 गुणे 17 बराबर 27,2720 रुपये। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह परिवहन और कपड़े पर मिलाकर 2720 रुपये खर्च करता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में दिया गया है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया क्या गया, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है? फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है? यानी फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है? देखिए फुटकर व्यय कितना है 10, भोजन पर कितना है 30%। अब फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने परसेंट है? तो भोजन पर कितना किया 30% और फुटकर पर 10%। तो 10% 30% का कितना परसेंट है ना। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, चूंकि जब परसेंटेज में निकालना है तो हमें 100 से गुणा करना होगा ना। 0 से 0 काट दीजिए 1/3, यानी कि हम लिख सकते हैं 100/3। सही 100/3%। लेकिन ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 32%, ऑप्शन सी है 33% और ऑप्शन जो डी है दिया गया है 33 सही 1/3%। कौन सा होगा? देखिए 100 में अगर 3 की भाग कर दें तो हम कह सकते हैं 33 सही 1/3% ही होगा ना। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। सही। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। DI बहुत आसान होता है, हम कह सकते हैं कि DI में अगर नंबर पाना बहुत ही आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया पर कितना खर्च किया यह ज्ञात कीजिए ना। अब देखिए जो ऑप्शन ए है 3500 रुपये, ऑप्शन बी है 4000 रुपये, ऑप्शन जो सी है 4050 रुपये और जो ऑप्शन डी है 4500 रुपये। चलिए देखिए ए बी या सी या डी कौन सा होगा। किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया कितना 25% खर्च किया है ना। कितनी राशि उसने खर्च किया? देखिए 1% का मान कितना था 160 रुपये, तो 25% का मान कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 160 गुणे 25 निकाल लीजिए। 25 0 0, 25 छक्का कितना 150, यानी फिर 0 15, 25 एक कम 25 और 15 कितना 40, अर्थात हम कह सकते हैं कि 4000 रुपये। यानी कि वह किराया पर कितना खर्च किया? तो 4000 रुपये, क्योंकि 1% का मान कितना 160 रुपये है ना। तो 25% का मान कितना होगा 160 गुणे 25 यानी 4000 रुपये हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में दिया गया है ना। देखिए ऐसे DI के प्रश्नों को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो आप निश्चित तौर पे 1% का मान निकाल लें, जिससे बहुत फायदा मिलेगा। डिग्री को भी ऐसे ही बदल के हम लगाएंगे, क्योंकि अगले जब पार्ट में आएंगे तो डिग्री वाले प्रश्नों को हम लेके आएंगे। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि डिग्री वाले प्रश्नों को भी आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट ही प्रश्न होगा। कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत ज्ञात कीजिए। बचत कितनी है? 18%, वही ज्ञात करना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 2800 रुपये, ऑप्शन बी है 2880 रुपये, ऑप्शन जो सी है 3000 रुपये और ऑप्शन जो डी है वह है 3200 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बचत ज्ञात कीजिए कि कितना है, कुल बचत ज्ञात कीजिए ना। अब देखिए ए बी सी या डी कौन सा होगा हम निकालते हैं। 1% का मान कितना, तो आप कह सकते हैं 1% का मान 160 रुपये आया था ना, तो 18% का मान कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 160 गुणे 18। सही, 160 में 18 का गुणा कर दीजिए, 0 तो होगा ही पहले, 18 0 0, 18 छक्का कितना होता है 108, यही ना 108, यानी कि 8 हो जाएगा, फिर 0, 18 एक कम 18 और 10 कितना हो गया 28, यानी कि 2880 रुपये ना। कितना हो गया 2880 रुपये, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि अगर हम लगाएं तो डीआई के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। सही है। और आज हम लोगों ने पढ़ा पाई चार्ट से संबंधित जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग डीआई के कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।